हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहा हूं। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह प्रश्न पत्र बीए में भी है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के एमए फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। तो आप लोग इस लेक्चर को बीए में भी पढ़ सकते हैं और एमए में भी पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन बताया था 1914 से लेकर 1919 से लेकर 1932 तक, और बाकी का जो पार्ट बचता है वह एक वीडियो है मेरा भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज 1939 से लेकर 1944 तक की क्रांतिकारी गतिविधियों को आप इस वीडियो में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत का संवैधानिक विकास से अवगत कराऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। क्योंकि मूवमेंट का पार्ट अब समाप्त हो चुका है, अब हमको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के पूर्व हमें भारतीय संविधान का कैसे कैसे विकास हुआ है, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है, इसको जानना पड़ेगा। और आपके पेपर में भी है भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में होता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। एक चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। भारत कब आती है? यह भारत आती है यह 1608 में। और इसके जो और भारत जब आती और भारत यह 1608 में सूरत में आती है। और इसके एक कैप्टन होते हैं, कैप्टन हॉकिंस, जिसको हम कहते हैं कैप्टन हॉकिंस के द्वारा जहांगीर के दरबार में अनुमति प्राप्त की जाती है। लेकिन जहांगीर अनुमति को स्वीकार नहीं करते हैं, अनुमति को अस्वीकृत कर देते हैं। फिर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही रह जाती है, विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापार करती रहती है, लेकिन अवैधानिक तरीके से करती है, लीगली नहीं करती है, क्योंकि सम्राट की अनुमति नहीं मिलती है। फिर 1615 में जहांगीर की अनुमति मिल जाती है और एक संविदा पर हस्ताक्षर भी हो जाता है, और ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जहांगीर को कुछ उपहार भी भेंट किए जाते हैं, जिससे जहांगीर प्रसन्न होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देता है और इसका पहला कारखाना सूरत में खोला जाता है। सन 1600 के चार्टर एक्ट के तहत जब कंपनी का गठन किया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है, तो इसमें इसका प्रशासन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें 24 सदस्य होते हैं। और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था, जिसमें कि 24 सदस्य होते थे। और 1615 के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने लगती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में कलकत्ता, मद्रास, बंबई, सूरत, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आगरा, अवध, संयुक्त प्रांत इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में यह अपना व्यापार करती रहती है और यहाँ की राजनीतिक स्थितियों का फायदा उठाती है। और अंततः 1757 का एक युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध होता है। और फिर 1764 में एक युद्ध होता है, जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाता है और इसका जो सेनापति होता है मीर जाफर, वह गद्दारी कर देता है। और फिर मीर जाफर को वहां का शासक बनाया जाता है, बंगाल का शासक मीर जाफर को बनाया जाता है। और फिर 1764 में मीर जाफर भी विद्रोह कर देता है और मीर जाफर भी हार जाता है। बक्सर के युद्ध में मीर जाफर हार जाता है। और उसके पश्चात 1765 से बंगाल की कमान कंपनी के हाथों में आ जाती है।
बंगाल की कमान 1765 से बंगाल की कमान कंपनी के हाथों में आ जाती है। और जब 1765 से कंपनी के हाथों में आ जाती है तो कंपनी पूरे बंगाल का प्रशासन करती है। कंपनी पूरे बंगाल का प्रशासन करती है, मद्रास का प्रशासन करती है, विभिन्न क्षेत्रों में यह प्रशासन करती है। तो जो कंपनी के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वह भारत को लूटते रहते हैं, अपनी जेबें भरते रहते हैं। यानी कि कंपनी में भी भ्रष्टाचार हो गया था। कंपनी के जितने अधिकारी हो गए, कंपनी के जितने अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे, सब भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करते थे और अपनी जेबें भरते रहते थे। परिणाम यह होता है कि 1760 से लेकर 1772 तक कंपनी दिवालिया की स्थिति में आ जाती है। कंपनी दिवालिया की स्थिति में आ जाती है। यानी कि 1600 ईस्वी में कंपनी आती है और 1760 से 1772 इस कार्यकाल में कंपनी दिवालिया की स्थिति में आ जाती है। और फिर 1772 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी की जांच के लिए, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक गुप्त संसदीय समिति की स्थापना की। गुप्त संसदीय समिति की स्थापना की। और इस समिति का कार्य था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का जांच करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच करना और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जो संसद की गुप्त संसदीय समिति होती है वह कंपनी के कार्यों की जांच करती है, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों की जांच करती है, यानी कि विविध पक्षों का जांच करती है। और जांच करने के पश्चात 1772 के लास्ट में यह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को दे देती है। अब ब्रिटिश संसद यह देखती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विभिन्न प्रकार की कमियां हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला एक्ट बनता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला अधिनियम बनाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट होता है, यह कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस तरह से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है यह कंपनी का पहला अधिनियम होता है, कंपनी के ऊपर नियंत्रण का पहला अधिनियम होता है और संसद के द्वारा यह कानून बनाया जाता है। और जब 1773 में एक्ट बनाया जाता है फिर धीरे धीरे विभिन्न एक्ट बनने लगते हैं। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, भारत का प्रशासन करने के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए, सामाजिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए विभिन्न अधिनियम बनने लगते हैं। जैसे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनता है, तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का बनता है, फिर 1793 चार्टर एक्ट बनाया जाता है, फिर 1813 का चार्टर एक्ट बनाया जाता है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट बनाया जाता है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट बनाया जाता है, फिर 1858 का बनाया जाता है, 1861 का बनाया जाता है। इस तरह से विभिन्न अधिनियम बनने लगते हैं भारत को प्रशासित करने के लिए, भारत का प्रशासन चलाने के लिए। 1765 तक भारत का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुका था और ब्रिटिश अपने इस प्रांतों का प्रशासन अपने गवर्नर के माध्यम से किया करती थी। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि जो सबसे पहला कानून बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस कानून में क्या था। ब्रिटिश संसद के द्वारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था उसमें विभिन्न प्रावधान थे। जैसे पहला था कि बंगाल, पहले केंद्र कौन था? बंगाल था। बंगाल, तो बंगाल प्रेसिडेंसी, ये प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, प्रेसिडेंसी। अब जब बनाया गया 1773 का जब एक्ट बना तो उसमें 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। यह जो 3 प्रेसिडेंसियां होती हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल से संबद्ध कर दिया जाता है, और तीनों प्रेसिडेंसियों का एक गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मद्रास और बंबई का अलग गवर्नर बनाया जाता है और मद्रास और बंबई के जो गवर्नर होते हैं उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। यानी कि तीनों प्रेसिडेंसियों को एक में मिला दिया जाता है और बंगाल में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है, मद्रास में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, बंबई में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर बनाए जाते हैं। और दूसरा अधिनियम यह था
कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल जो होता था, उसकी अवधि 1 वर्ष होती थी, पहले 1 वर्ष होती थी, लेकिन 1773 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी जाती है और गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय समिति की स्थापना की जाती है। 4 सदस्यीय समिति की स्थापना की जाती है, सदस्यीय समिति कमेटी बनाई जाती है और यह जो चार सदस्यीय कमेटी होती है, यह गवर्नर जनरल को सहायता करती है, सहायता प्रदान करती है, उसके कार्यों में सहायता प्रदान करती है। और इस 4 सदस्यीय समिति को सभी सैनिक और असैनिक शक्तियां दे दी जाती है, यानी कि गवर्नर जनरल और इन मेंबर को सभी सैनिक और असैनिक शक्तियां दे दी जाती है। और इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में इस अधिनियम के तहत। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के जितने अधिकारी थे या कर्मचारी थे, उनको बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वह अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उनको लाइसेंस प्राप्त करना होता था, ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इस तरह से ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया यह पहला अधिनियम था जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया था। यह था 1773 का एक्ट। अब है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, जो असुविधा रह गई थी, उन असुविधा और कमियों को दूर करने के लिए फिर दूसरा अधिनियम बनाया जाता है 1781 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या इसको जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम में कई प्रावधान थे। 1781 के अधिनियम में कई प्रावधान थे। जैसे पहला था, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को, यानी गवर्नर जनरल को, उस समय कलकत्ता का गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल यानी कि जो कलकत्ता की सरकार होती थी, उसको उड़ीसा, बंगाल, बिहार इत्यादि विभिन्न प्रांतों के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। तो यह जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, यह एक छोटा सा अधिनियम था। इसमें कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा और बिहार पर भी कानून बनाने के अधिकार दे दिए जाते हैं। उसके पश्चात तीसरा अधिनियम बनता है 1784 का अधिनियम, या इसको हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में एक अधिनियम बनता है। इस अधिनियम के तहत जो 1784 में ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियम बनाया जाता है कंपनी को नियंत्रित करने के लिए या कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में सुधार करने के लिए, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक कार्य होते हैं और राजनीतिक कार्य होते हैं, दोनों को अलग कर दिया जाता है। व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया जाता है, राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया जाता है। और जो व्यापारिक कार्य होता है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंप दिया जाता है। जो राजनीतिक कार्य होता है उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को सौंप दिया जाता है। यानी कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही था, फिर इस अधिनियम के द्वारा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाता है और सारे राजनीतिक अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दे दिए जाते हैं। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है। इसमें 6 सदस्य रखे जाते हैं। तो 6 सदस्यों को अधिकार दे दिए जाते हैं राजनीतिक मामलों के प्रशासन के लिए। और जो दूसरा प्रावधान किया गया था, जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को प्रशासन करने के लिए गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए या सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई थी। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इस 4 सदस्य जो होते हैं इनको 3 सदस्यीय कर दिया जाता है। और इसी तरह से जो प्रांतीय परिषद हुआ करती थी, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और विभिन्न प्रेसिडेंसियां जो होती थी, वहां पर जो विभिन्न गवर्नर होते थे, उन गवर्नर के लिए भी
4 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई थी कि यह 4 सदस्यीय जो कमेटी होगी, यह कमेटी गवर्नर को उसके कार्यों में सहायता पहुंचाएगी। तो उस 4 सदस्यों को भी घटाकर 3 सदस्य कर दिया जाता है, यानी कि 3 सदस्य बना दिया जाता है इस ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। और इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी प्रावधान था कि जो केंद्रीय सरकार थी, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, यदि उसके कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा? मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, उड़ीसा और बिहार, विभिन्न जो प्रेसिडेंसियां होती थी, उन प्रांतीय सरकारों के द्वारा यदि केंद्रीय सरकार के आज्ञाओं का पालन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में प्रांतीय सरकारों को भंग कर दिया जाएगा, उसको बर्खास्त किया जाएगा। और गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है। जैसा कि हम वर्तमान समय में देख सकते हैं कि राज्य सरकार ठीक से कार्य नहीं करती है, तो केंद्रीय सरकार यानी कि राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। तो इसी तरह से यह अधिनियम उस समय भी था, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में भी था, यदि प्रांत की सरकारें कार्य नहीं कर रही है तो गवर्नर जनरल के माध्यम से उसको भंग किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता है कि किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों या कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। और इस अधिनियम के द्वारा अर्थात ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध करने, देसी राजाओं से संधि करने के पूर्व कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल है, यदि वह देसी राजा से युद्ध करता है, यानी कि जो रियासतों के राजा हैं उनसे युद्ध करता है या संधि करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेनी होगी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये सारे विभिन्न प्रावधान थे। आइए अब चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई थी। यानी कि पहले उनका वेतन कौन देता था? यानी कि पहले उनका वेतन ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई थी 1793 के अधिनियम के द्वारा। और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा शासन की नींव पड़ी, प्रशासन की नींव पड़ी, और कानून की व्याख्या का अधिकार या विधि की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया। यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया, जितना विधिक विवाद होंगे, कानूनी विवाद होंगे, उसको किसके द्वारा सुलझाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाएगा। और कंपनी के इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को फिर भारत में व्यापार करने के लिए 20 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की गई। यानी कि 20 वर्षों के लिए कंपनी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुमति दी जाती थी। तो 1793 के अधिनियम के द्वारा कंपनी को भारत में व्यापार करने की 20 वर्षों के लिए पुनः अनुमति प्रदान की गई, और इसमें गवर्नर जनरल को अधिक से अधिक शक्तियां दे दी जाती हैं। 1793 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिक से अधिक शक्तियां दी जाती हैं। आइए अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम क्या है? (1813) के अधिनियम के द्वारा पहला जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर व्यापारिक अधिकार इसका बना रहा 1813 के तहत। ये कंपटीशन में आते हैं कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया? 1813 के अधिनियम के अंतर्गत। किस अधिनियम के अंतर्गत है? 1813 के अधिनियम के अंतर्गत है। तो परंतु चीन और चाय के साथ उनका व्यापार बना रहा। और इसमें सभी दूसरा प्रावधान यह किया गया कि इसमें सभी अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया, सभी अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ जो ईसाई मशीनरियां थी, उस ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मशीनरियों को प्रचार की खुली छूट दी गई? 1813 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत है। और इस अधिनियम के द्वारा
इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन राशि मुहैया कराई गई। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया, यानी कि कर लगाने का अधिकार किसको दिया गया? इतने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट थे, उस ऑटोनॉमस संस्थाओं को दे दिया गया, स्वायत्त शासित संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा 1813 के अधिनियम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के द्वारा जो अधिनियम बनाया जा रहा था, उस अधिनियम को संसद के द्वारा अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो अधिनियम बनाएगी, उस अधिनियम को संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता था, संसद से स्वीकृत कराना आवश्यक होता था। और इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा सम्राट की अनुमति से ही इस अधिनियम के द्वारा सम्राट के अनुमति से ही कंपनी गवर्नर की नियुक्ति कर सकती थी और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकती थी। पहले कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते थे, इन्हीं के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन 1813 के अधिनियम के तहत अब सम्राट की स्वीकृति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया और सम्राट की स्वीकृति से ही कंपनी गवर्नर नियुक्त कर सकती थी, गवर्नर जनरल नियुक्ति कर सकती थी। आइए देखते हैं अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का अधिनियम। यह सब समाप्त हो गया। 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम क्या था? 1833 के अधिनियम में क्या था? पहला, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1828 में बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1828 में भारत गवर्नर जनरल बनकर आए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। यानी कि 1833 के अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस तरह से शासन को केंद्रीकृत कर दिया जाता है, यानी कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का उदय होता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। और दूसरा प्रावधान यह होता है, गवर्नर जनरल की जो सहपरिषद समिति होती है, उस सहपरिषद समिति को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अर्थात सहपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और तीसरा विधि सदस्य के रूप में और तीसरा है सहपरिषद गवर्नर जनरल में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए। 3 ही कमेटियां, उस परिषद में 3 सदस्य होते थे। चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को रखा गया विधिक परामर्श देने के लिए, विधिक सुझाव देने के लिए। चौथा प्रावधान यह किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और चाय और चीन के साथ जो व्यापार होता है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि चाय और चीन पे उसका व्यापारिक अधिकार बना रहता है। लेकिन इस अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत चाय और चीन सहित सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। अब कोई भी व्यापार कर सकता था। चीन के साथ कोई भी अंग्रेज व्यापार कर सकता था। चाय का व्यापार किसी भी अंग्रेज के द्वारा किया जा सकता था। और कंपनी को अब प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंप दिए जाते हैं। कंपनी को अब प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंप दिए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यह देखती है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंप देती है। नेक्स्ट प्रावधान यह होता है कि इस अधिनियम के तहत विधियों को संहिताकरण करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। और 1834 में विधि आयोग के गठन का सुझाव दिया जाता है और 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? औपनिवेशिक भारत में
1834 में लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष होता है। यह भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। और जब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है, तो इस विधि आयोग ने विधियों की संहिताकरण का सिफारिश की, दंड प्रक्रिया के संहिताकरण की सिफारिश की, न्याय प्रक्रिया के संहिताकरण की सिफारिश की। और जो नेक्स्ट प्रावधान किया गया वह था भारत में दास प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है और 1843 में दास प्रथा पर एक कानून बनाया जाता है और इस कानून को बनाकर दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है। जो नेक्स्ट प्रावधान किया जाता है, इस कंपनी में अब जाति, अब धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जो 1833 के अधिनियम में जो नेक्स्ट प्रावधान किया जाता है वह होता है कि अब कंपनी में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया जाता है। 1833 से पूर्व कंपनी में जाति के आधार पर नौकरी दी जाती थी, धर्म के आधार पर नौकरी दी जाती थी, जन्म स्थान के आधार पर नौकरी दी जाती थी, लेकिन 1833 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत इनके आधार पर अयोग्यता को समाप्त कर दिया जाता है। अब धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो अयोग्यता होती है उस अयोग्यता को समाप्त कर दिया जाता है और सबके लिए नौकरियां खोल दी जाती हैं। 8वां प्रयास यह किया जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया जाता है और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का बजट बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। यानी कि पूरे भारत का बजट कौन बनाता है? अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। तो 1833 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नए उपबंध जोड़े जाते हैं और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तित किया जाता है। अब आइए देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 का भारतीय शासन अधिनियम क्या है? 1853 का भारतीय शासन अधिनियम या चार्टर एक्ट यह कंपनी के प्रशासन का अंतिम अधिनियम था। यह कंपनी के प्रशासन का अंतिम अधिनियम होता है। यह अंतिम अधिनियम होता है। इसके बाद कंपनी के लिए अधिनियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 1858 से भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ जाता है, कंपनी को भंग कर दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया जाता है। विधायी कार्यों को देखने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया जाता है और इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से इन 12 सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों से चुना जाता है और जो 12 सदस्यीय विधान परिषद कानून बनाती थी या अधिनियम बनाती थी, इस अधिनियम को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। तो इस अधिनियम में विभिन्न प्रावधान होते हैं। जैसे पहला, इस अधिनियम में पहला यह होता है कि बंगाल के प्रशासन के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल के प्रशासन के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा प्रावधान यह होता है इस 1853 के भारतीय शासन अधिनियम में कि अब धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के बजाय अब प्रतियोगिता को आधार बनाया जाता है। नौकरियों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता को आधार बनाया जाता है। अब प्रतियोगिता कराई जाती है, कंपटीशन कराया जाता है। कंपटीशन के आधार पर कंपनी में प्रशासकीय पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। यानी कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है। और जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है। 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है। और फिर कंपनी का जो आज्ञा पत्र होता है, व्यापार करने का आज्ञा पत्र होता है, फिर उसको नवीनीकृत कर दिया जाता है। यानी कि 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1773 से लेकर 1853 तक विभिन्न अधिनियम बनते हैं और इन अधिनियमों के द्वारा भारत में प्रशासनिक, विधायिक
और न्यायिक कार्यों का धीरे धीरे बंटवारा किया जाता है। यानी कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1774 में कलकत्ता में, और फिर 1853 के अंतर्गत विधायी कार्यों के लिए विधान परिषद का गठन किया जाता है, 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है और कंपटीशन का आधार प्रतियोगिता बनाया जाता है। अब जन्म स्थान या नामजदगी के आधार पर लोगों को नौकरी नहीं दी जाती, नामजदगी यानी कि कोई भी नाम दे देता था, उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब क्या होता था, उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब प्रतियोगिता कराई जाती है और प्रतियोगिता के आधार पर लोगों की भर्ती की जाती है। तो इस तरह से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए और भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक और विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से या सुदृढ़ रूप से संचालित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 से लेकर 1853 तक विभिन्न अधिनियम बनाए जाते रहे हैं। इसके पश्चात आता है 1858 का भारतीय शासन अधिनियम, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।